हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसका ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स की बनी हुई मिल जाएगी। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आरएनए वर्ल्ड और रेप्लिकेशन की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड की, राइट। तो आरएनए क्या है? आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आप बताइए क्या था। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया हो सकता है। आपको वहाँ पे क्या टिक करना है? आरएनए आपको टिक करना है, राइट। There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolve around RNA। तो ये सभी के सभी जो प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? तो वो आरएनए से जुड़े हुए हैं। आरएनए इज यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। तो इसको हम एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ कैटलिस्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसी वजह से ये क्या होता है, ये अनस्टेबल भी होता है, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देयरफॉर DNA has evolved from RNA with chemical modifications that मेक इट मोर स्टेबल। तो डीएनए कहाँ से इवोल्व हुआ? डीएनए इवोल्व हुआ आरएनए से, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस को साथ लेकर के, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, राइट। तो इस वजह से क्योंकि इसके पास डबल स्ट्रैंड होते हैं तो ये जो आने वाली चेंजेस हैं, राइट, जो भी रिपेयर के इवॉल्व हो रहे प्रोसेसेस हैं उनमें ये चेंजेस को रेजिस्ट कर देता है। तो यही जो मेन डिफरेंस है आप आरएनए और डीएनए का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन देखते हैं। तो जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने इमीडिएटली एक स्कीम जो है वो प्रपोज की फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है उसका कैसा नेचर होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, राइट। तो द स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट and act as a template for synthesis of new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. The scheme was termed as सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब उन्होंने ये बताया, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, कि एक जो पेरेंटल डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट होकर के एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ ही जो आप ये रेड वाला देख रहे हैं, रेड वाला स्ट्रैंड, ये कौन से हैं? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं, राइट। तो जो ग्रीन वाले हैं वो कहाँ से आए? वो हमारे पास आए पेरेंटल स्ट्रैंड से आए, राइट। और जो न्यूली सिंथेसाइज है वो क्या होंगे? वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे, राइट। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से, जो हमने अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन किया है उसमें बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, राइट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? जो आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड से आया है, राइट। एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट काम करता है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो आ जाता है। और यही इसी नेचर को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था। तो मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन सैथल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक दे ग्रू इकोलाई इन अ मीडियम कंटेन 15 NH4Cl, राइट। तो ये क्या था? 15 NH क्या है? हैवी आइसोटोप है किसका? नाइट्रोजन का, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि इकोलाई बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी अच्छा बैक्टीरिया होता है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, काफ़ी अच्छा ये टूल है, राइट। तो इसलिए उन्होंने इसको
एक मीडियम पे ग्रो किया, उस मीडियम में क्या था, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, और यही जो था वो नाइट्रोजन सोर्स था बहुत सारे जनरेशन्स के लिए। द रिजल्ट वॉज दैट 15N वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो अब उन्होंने क्या देखा कि जो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है उनके अंदर ये जो 15N नाइट्रोजन सोर्स था ये पाया जा रहा था, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो थे वो वहाँ पे पाए गए। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो अब इस जो ये हैवी डीएनए मॉलिक्यूल था इसको हम सेपरेट आउट कर सकते थे नॉर्मल डीएनए से, कैसे, तो उस टेक्निक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हैवी मटेरियल होता है या पैलेट होता है वो हमारा कहाँ बैठ जाता है, बॉटम में, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट, राइट। तो ये जो टेक्निक है इन सीजियम क्लोराइड में जब हम इसको करेंगे तो डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से हम जो है इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हैवी वाले डीएनए मॉलिक्यूल को और नॉर्मल वाले डीएनए मॉलिक्यूल को, राइट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो 15N आपने लिया है वो कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, राइट। और इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से, मतलब कि जो 14N है और 15N है, इन दोनों को भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद then they transferred the cells into a medium with normal 14NH4Cl, राइट। तो उसके बाद उन्होंने 15NH4Cl का इस्तेमाल ना करते हुए जो डीएनए थे या फिर जो इकोलाई बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने नॉर्मल मीडियम 14NH4Cl पे ट्रांसफ़र कर दिया एंड took samples at various definite time intervals, और कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद जो है वो सैम्पल्स वो लेते रहे एज द सेल मल्टीप्लाइड, जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करते गए, राइट, एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड एज डबल हेलिक्स। द वेरियस सैम्पल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन CSCl gradients to measure the डेंसिटीज ऑफ डीएनए। तो अब थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जब वो सैम्पल्स लेते रहे तो इन सैम्पल्स को वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली सेपरेट करते रहे ऑन CSCl ग्रेडियंट्स के ऊपर, क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर ही जो है वो उनको सेपरेट आउट करेगा। और इसी वजह से हमें पता चल रहा था कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जो सैम्पल हमने लिया है उनके साथ क्या हो रहा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इस पूरे को हम थ्रू डायग्राम भी समझेंगे, पहले हम थोरोली रीड कर लेते हैं, राइट। दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 generation after the transfer of 15N to 14N medium, that is after 20 minutes, right। तो सबसे पहला जो कल्चर मीडियम हमने लिया था जो 15N से 14N पर जो मीडियम ट्रांसफ़र किया गया था वो आफ्टर 20 मिनट्स जो था वो इक्वलाई सेल डिवाइड करने के बाद हमने लिया था, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा कि एक हाइब्रिड सी या इंटरमीडिएट सी डेंसिटी हमें देखने को मिल रही है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की डेंसिटी, ना वो बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत कम है, राइट। उसके बाद जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया किसी और मीडियम से आफ्टर अनदर जनरेशन, दूसरी जनरेशन से, राइट, ये जो थी जो 20 मिनट्स वाली थी वो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। उसके बाद 40 मिनट्स बाद लिया गया तो ये कौन सी थी, सेकंड जनरेशन थी। इसमें हमने क्या देखा कि ये कंपोज है इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए, राइट। यहाँ पे हमें हाइब्रिड डीएनए की और जो लाइट डीएनए था उसकी हमें इक्वल अमाउंट देखने को मिली, राइट। इसको हम डायग्रामेटिकली अब समझते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। सबसे पहले हमने एक डीएनए लिया था जिसमें हमने उसको 15N वाले मीडियम पे हमने उसको ग्रो करवाया था, राइट। 20 मिनट्स बाद हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई जिसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास इंटरमीडिएट से डेंसिटी आ रही थी, मतलब कि वहाँ पे 15N भी आएगी और 14N वाला डीएनए भी है जो वो हमारे पास आएगा, राइट। तो आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये कैसा है, पहले हैवी था, राइट। उसके बाद जब इसका सेमी कंजर्वेटिव नेचर एक डीएनए से 2 डीएनए बने तो वो डीएनए के जो N15 वाले जो डीएनए थे वो दोनों क्या थे, वो डिवाइड हो गए और साथ ही साथ नॉर्मल डीएनए भी जो था वो भी वहाँ पे एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की मदद से आ गया था।
तो 15 और 14 दोनों हमें यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिले, तो ये हैवी से हाइब्रिड हो गया था, राइट। उसके बाद 40 मिनट्स बाद हमने दोबारा देखा तो ये सेकंड जनरेशन हमारे पास जो निकल कर के आई, यहाँ पे क्या था कि हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए दोनों थे, राइट। मतलब कि लाइट डीएनए कौन सा है, 14 वाला लाइट डीएनए है, राइट, 15 वाला, उसके बाद 14 वाला और 14 वाला, राइट। तो इसकी इक्वल अमाउंट में हमें हाइब्रिड डीएनए और जो लाइट डीएनए था वो हमें देखने को मिला, राइट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो अब देखिए जो ये 14 वाला है इसमें दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो 14 के हैं, राइट। और जो ये आप बीच वाले दो देख रहे हैं, जो आप फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो न्यूली सिंथेसाइज्ड वाले हैं, राइट। इससे न्यूली सिंथेसाइज्ड वाले हैं वो, गॉट दैट। अब यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो कैसे होंगे, वो लाइट डीएनए के हैं, मतलब 14 वाले डीएनए के, 14N के बने हुए। और जो आप बीच वाले दो देखेंगे उनमें सिर्फ एक 15 और एक 15 स्ट्रैंड आपको, N वाला स्ट्रैंड आपको दिखेगा। बाकी दो कैसे होंगे, तो बाकी दो 14N वाले होंगे। और जो आप लास्ट देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही जो स्ट्रैंड हैं वो 14N वाले हैं, इसलिए दो हमें कैसे मिल रहे हैं, जो दो हमें फर्स्ट और लास्ट वाला ये कैसे होंगे, ये लाइट डीएनए होंगे। और जो बीच वाले दो हमें मिल रहे हैं ये कैसे हैं, हाइब्रिड, राइट। तो नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे हमें कैसा मिल रहा है, हाइब्रिड से ये कैसा हो गया, लाइट और हाइब्रिड दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, राइट। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट चलते हैं, द मशीनरी एंड द इंजाइम्स, कि अब ये जो पूरी मशीनरी है और ये इंजाइम्स हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि कैसे ये हेल्प आउट करते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। द मेन इंजाइम इज रेफर्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए के ऊपर काम करता है और यही मेन एंजाइम है पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस में, राइट। सिंस इट इज़ यूज्ड एज डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डी न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं कि जो डीएनए टेम्पलेट्स हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जब उसको ऐड करने हैं तो ये क्या काम करता है, ये कैटालाइजेशन का काम करता है, राइट। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। तो ये कैसे हैं, ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं, राइट। डीएनए पॉलीमरेज एक सिंगल एंजाइम नहीं है, ये अलग अलग 5 तरह का, तो हम मेन पढ़ते ही हैं इसको कि 5 तरह का अलग अलग जो एंजाइम है वो एक रेप्लिकेशन में यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम होता है क्योंकि इसका काम क्या है, पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करना, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है ये, और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में बहुत ही कम टाइम में, राइट। अगर हम इकोलाई की बात करें तो 4.6 इंटू 106 बेस पेयर, राइट, ये सिंगल थोड़े से ही समय में ये आपको जोड़ देगा, राइट। कंपेयर इट विद ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी स्पीड कितनी है, 6.6 इंटू 109 बेस पेयर्स, राइट। तो ये आप याद रख लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, तो ये एक पूरी जो साइकिल है रेप्लिकेशन की उसको 18 मिनट में ये पूरा कर देता है। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैव टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब कि ये 2000 बेस पेयर एक सेकेंड में, पर सेकेंड में ये जोड़ सकता है, इसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, राइट। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना यूजफुल एंजाइम है ये। नॉट ओनली डू दिस polymerase have to be fast but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। अब इनको ये काम सिर्फ तेज़ी से ही नहीं करना है बल्कि इनको ये एक्यूरेसी भी रखनी है कि जो हम बेस पेयर ऐड ऑन कर रहे हैं वो हमारे पेरेंटल स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, राइट। कि हमें पता है एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, जाकर के थाइमिन जुड़ेगा, तो थाइमिन ही जुड़ना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर कोई और बाय मिस्टेक वो जोड़ देगा तो क्या आ जाएगी वहाँ पे म्यूटेशन आ जाएगी, राइट। तो म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। लास्ट वीडियोज अगर आपने हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि म्यूटेशन क्या है। नेक्स्ट चलते हम लोग, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट
सर्व डुअल पर्पसेस। अब ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, इनके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, ये एक ही पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है, दो पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो इन एडिशन टू एक्टिंग एट सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। द टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन अ डी oxynucleoside triphosphates are heavy energy phosphates सेम एज इन केस ऑफ ATP। जिस तरह से ATP का इस्तेमाल होता है उसी तरह से ये भी हमें हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं ये, राइट। Many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। तो बहुत सारे enzymes जो हैं वो रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस करने के लिए विद एक्यूरेसी, जब हमें इसको पूरा करना है तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो हमें एडिशनली ऐड करने पड़ते हैं फॉर लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी को रिक्वायर करता है, क्योंकि जो आपको ऑलरेडी पता है कि DNA के पूरे स्ट्रैंड्स को अलग करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि DNA बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और अगर ऐसा हम करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत होती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी हम नहीं ला सकते, राइट। द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स रेफर टू एज रेप्लिकेशन फोक, राइट। तो ये हमने रिकॉम्बिनेंट DNA में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो रेप्लिकेशन है वो यूं ही कहीं से नहीं हो जाएगी, उसके लिए एक छोटी सी ओपनिंग हमें चाहिए, राइट। DNA का जो हेलिक्स है, राइट, ये जो DNA हेलिक्स है इस पे हमें एक छोटी सी ओपनिंग चाहिए। जब ये ओपनिंग होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फोक कहेंगे। तो ये है आपका रेप्लिकेशन फोक, इस तरह से ये दिखता है, राइट। तो दो DNA के स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और कुछ इस तरह से ये नजर आएंगे और इसको क्या कहा गया है, रेप्लिकेशन फोक, कि यहाँ से ही रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होगी, राइट। The DNA-dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'। अब जो ये DNA polymerase है ये अपनी polymerization कहाँ से शुरू करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, तो 5' to 3' करता है ये, right। This creates some additional complications at the replication fork। Consequently, on one strand, the template with polarity 3' to 5'। तो अब ये क्या करेगा, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वहाँ पे एडिशनली ऐड कर देता है इस वजह से, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो ये आप याद रख लीजिए किस डायरेक्शन में ये काम करता है, DNA पॉलीमरेज। तो ये 5' to 3' जो है वो काम करता है, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, राइट। और अब ये दूसरे स्टैंड पे जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ पे ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को ऐड कर देता है, क्योंकि दूसरे जो स्ट्रैंड की डायरेक्शन कैसी होगी, वो पोलैरिटी कौन सी लेकर के बैठा होगा, तो वो 3' to 5' होगा, राइट। इसी वजह से द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस वाइल ऑन, क्योंकि अब जहाँ पे ये काम कर रहा है, मतलब कि 5' to 3' वाले पे, वहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन दूसरे स्टैंड पे कैसी होगी, डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी, राइट। द डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय एंजाइम DNA लाइगेज। तो हमें पता है DNA लाइगेज का काम क्या है, स्ट्रैंड्स को जोड़ना, राइट। हमने रिकॉम्बिनेंट DNA में भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि जो DNA पॉलीमरेज है उसकी इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो 5' to 3', मतलब कि ये आपका कॉन्टीन्यूअस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इसकी एक्टिविटी। लेकिन जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड है उसकी कैसी होगी, वो उसके पास पोलैरिटी कौन सी होगी, तो वो तो 3' to 5' लेके बैठा हुआ है, राइट। तो 3' to 5' होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। और यहाँ पे जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है इन फ्रेगमेंट्स में, जैसे आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज एक्चुअली में क्या है, ये न्यूली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स हैं, राइट। और ये छोटे छोटे डिसकॉन्टिन्यूटी है इनमें, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, राइट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को अब ये कौन जोड़ेगा, तो इनको जोड़ेगा आकर के DNA लाइगेज, राइट। इतनी से कहानी है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द DNA पॉलीमरेज ऑन देयर
ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये तो हमें भी पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो खुद से रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं कर सकता, राइट। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस ऑफ डीएनए। तो किसी भी प्लेस से ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी रेप्लिकेशन शुरू हो गई, या डीएनए पॉलीमरेज ने कहीं से भी रेप्लिकेशन की शुरुआत कर दी, राइट। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई की अगर हम बात करें तो डेफिनेट रीजन होता है डीएनए का जहाँ से और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होती है, राइट। और इस जहाँ से ये रेप्लिकेशन शुरू होगी इस रीजन को क्या कहा गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इट इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedures, requires a vector. The vector provides the origin of replication. तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों है कि ओरिजिन उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स में जैसे हमने पढ़ा था तो हमें डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव भी करना पड़ता है। जैसे कि एक हमने किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको डालना चाहते हैं, तो वो क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रही है डीएनए की एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, वेक्टर की ज़रूरत होती है, राइट। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये है एक वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुई, तो ये है वो रेप्लिकेशन बबल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। वहाँ पे क्या हुआ, जो ये आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है, ये न्यू डीएनए है। यहाँ पे क्या बना, न्यू डीएनए बना, राइट। न्यू डीएनए बनने के बाद वो इस तरह से जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा दोनों एंड से, राइट। तो हर एक जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पहले क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ हो रही है, वो वहीं पे जा कर के काम करेगा। वो कहीं से भी काम अपना या खुद ही रैंडमली कहीं से भी जो रेप्लिकेशन है वो शुरू नहीं हो सकती, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आया होगा किस तरह से रेप्लिकेशन होती है। जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।